हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास। चलो, बहुत दिनों बाद हम लेने वाले हैं भैया बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, यानी कि अध्याय 5 है, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से और एक एक टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या भाई? वंशागति का आणविक आधार। ये आपके चैप्टर का नाम है भैया, वंशागति का आणविक आधार। क्या भाई? आणविक आधार। ये आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है भाई, ठीक है। आणविक आधार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं भैया? आप बोल सकते हो क्या? मॉलिक्यूलर basis of inheritance। ये आपके चैप्टर का नाम हो गया भैया। ये क्या है? आपके चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो चैप्टर नाम क्या है भाई? वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बता दूं, पढ़ना क्या है। हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है इस टॉपिक का नाम, जिसका नाम भैया न्यूक्लिक एसिड। तो शुरुआत करेंगे भैया सबसे पहले हम लोग क्या? न्यूक्लिक एसिड से। किससे? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड। हेडिंग हमारी ये हो गई। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल क्या भैया? आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या बोलोगे? तो बोलिएगा सिंपल सा आसान शब्दों में कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, वे न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। आई बात समझ में? फिर से एक बात समझने से क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं भाई, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। तो आप लिख सकते हो भैया क्या? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है, ठीक भैया। ये आपका हो गया परिभाषा इसकी लैंग्वेज होगी। क्या बोला भैया? कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं या करता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर? तो न्यूक्लिक अम्ल एक्चुअली में 2 प्रकार का होता है भाई, जैसे कि हम बात कर लेंगे। जैसे में आपको मिलेगा डीएनए और आरएनए। दो चीज़ में मिलेगा, तो इन दोनों को हमें डिटेल से पढ़ना है भाई। तो चलो शुरू करते हैं हम पहले डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या है, कैसे काम करता है, डीएनए एक्चुअली है क्या? तो शुरू करेंगे डीएनए से। इसका प्रोनाम तो आप लोग को पहले से पता है। प्रोनाम क्या होता है भैया? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है भैया। क्या नाम हो गया? पूरा नाम हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पूरा आपका टॉपिक, ठीक है। इतनी सी बात। अभी जो डीएनए है, डीएनए क्या है, क्यों है, कैसे, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले जानो ये डीएनए क्या है। अब पहले थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा। पहले डीएनए खोज किसने किया, पहले जानो। क्या बोलेंगे? डीएनए या बोलेंगे इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक
सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन भैया? वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिस्चर। कौन भैया? फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर क्या बोलते भैया? फ्रेडरिक मिस्चर कौन किए भैया? फ्रेडरिक मिस्चर। कब किए भाई? ये साइंटिस्ट थे। कौन है भैया? ये आपके साइंटिस्ट हैं। क्या नाम इनका? फ्रेडरिक मिस्चर, जिन्होंने मिस्चर ने सन 1869 कितने भैया? 1869 1869 में मेवाद कि भैया मेवाद, जिसे हम क्या बोलते हैं? पसल। क्या बोलते हैं भैया? मेवाद। इसे क्या बोलते हैं? मेवाद। जो मेवाद है एक्चुअली मेवाद को हम लोग क्या बोलते हैं? पसल। क्या बोलते हैं भैया? पसल। क्या बोलते हैं? पसल। यानी कि मेवाद कोशिका में किया। किसमें किया भैया? मेवाद कोशिका में किया। जो मेवाद कोशिका एक्चुअली में होती है क्या भैया? मेवाद जो कोशिका होती है, बड़ी गर्मी भाई, पसीना हो। कोई बात नहीं, अपना भाई पढ़ाएगा, ठीक है। तो क्या भैया? फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में मेवाद कोशिका यानी कि पस सेल में किसी खोज किया? डीएनए की खोज किया। जब डीएनए की खोज किया, आते हैं वैज्ञानिक एक और हैं जिनका नाम है आल्टमैन। क्या नाम है? आल्टमैन। अल्टर नहीं है, सॉरी, साइंटिस्ट हैं इज्जत से। तो आल्टमैन मतलब ये हुआ, जो आल्टमैन वैज्ञानिक थे वो आते हैं सन 1889 में। कहते भैया 1889 में 1889 में जब वो आते हैं तो वो कहते हैं एक्चुअली में जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया था भैया? डीएनए की अम्लीय डीएनए जो प्रकृति होती है कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होता है। डीएनए कैसे होता है भैया? अम्लीय प्रकृति का। ये बात किसने बताई थी? ये बात आल्टमैन ने बताई थी सन 1889 में भाई। तो ये बात मैं यहाँ लिख दूं, चलेगा? चलो देख लेते हैं भाई। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं सन 1889 1889, ठीक भैया। 1889 में वैज्ञानिक कौन भैया? आल्टमैन। कौन थे बबुआ? आल्टमैन। जो आल्टमैन साइंटिस्ट थे, आल्टमैन ने डीएनए की अम्लीय प्रकृति होने के कारण अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसका नाम क्या रखा? अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसका नाम आपको एक चीज़ थोड़ा बता दूं, थोड़ा 1 मिनट। इसका नाम, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा रुके रहो। इसका नाम क्या रखा भैया? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम रखा भैया? न्यूक्लिक अम्ल। इसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। ये बात की रखा भैया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। किसने दिया? आल्टमैन ने दिया था। जो आल्टमैन साइंटिस्ट थे भैया, इन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड। इसके पहले जो आल्टमैन क्या थे भैया? उनका नाम क्या था? ये फ्रेडरिक मिस्चर साहब, इन्होंने इसका नाम रखा न्यूक्लिन। कौन भैया? फ्रेडरिक मिस्चर ने मैं लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। कोशिका में किया, कोशिका जब किया और इसका नाम न्यूक्लिन रखा। न्यूक्लिन क्या नाम रखा भैया? न्यूक्लिन क्या रखा? न्यूक्लिन।
रखा, क्या रखा भाई, न्यूक्लियन रखा। ठीक है, ये हुई बात। अब फिर से एक बात सुन लो यार, है गर्मी जान दो, कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। हमने कहा भाई डीएनए खोज पहले कौन किया भाई, सबसे पहले भैया क्या, वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। और आपको अदर बुक में कभी कभी मिल जाता है फ्रेडरिक मिशर, तो आप डोंट वरी, आप इसकी स्पेलिंग मीनिंग सब देख लो भैया, पूरा मिस्टर हैं। तो फ्रेडरिक मिशर ने सन 1869 में किसमें किया था, मेवाद कोशिका में किया, जिसे हम लोग बोलते हैं पस सेल। मेवाद जानते हो, जब कोई फुड़िया फुंसी होती है या फिर कोई घाव पक जाता है तो व्हाइट रंग का चिपचिपा चिपचिपा निकलता है ना, वही सा बदबूदार चीज, वही क्या, पस, मेवाद। ठीक है, जो पिंपल वगैरह व्हाइट व्हाइट से हो जाता है पूरे ना, वही है, क्या होता है, मेवाद। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेवाद। ठीक है, और इसका नाम खोजने के बाद भाई फ्रेडरिक मिशर ने भी डीएनए खोज तो किया, डीएनए खोज करने के बाद उसको नाम दिया, क्या नाम दिया, न्यूक्लियन। क्या नाम दिया भैया, न्यूक्लियन। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए खोज किया और उसे क्या नाम दिया भैया, न्यूक्लियन, उसकी प्राकृतिक कारण। लेकिन अल्टमैन ने, वैज्ञानिक अल्टमैन आते हैं सन 1889 में, ये कहते हैं ना 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 ना, अल्टमैन कहते हैं ना न्यूक्लियन नहीं है, ये इसलिए है कि ये अम्लीय प्राकृतिक होता है। क्या बताया भैया, केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियस को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। भाई न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक में पाया जाता है तो केंद्रक बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से ले लिया गया है न्यूक्लिक वर्ड, और ये होता है अम्लीय प्राकृतिक का, इसलिए नाम पड़े इसका एसिड। तो इसका नाम क्या रख दिया अल्टमैन ने, अल्टमैन ने कहा डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से लिया गया है न्यूक्लिक, और ये डीएनए होता है अम्लीय प्राकृतिक का, इसलिए इसका नाम पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड। तो ये बात किसने कही थी, अल्टमैन ने। अल्टमैन ने क्या कहा, डीएनए क्या एक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए क्या है एक न्यूक्लिक एसिड। ये बात किसने कही, अल्टमैन ने कहा। कब कहा, सन 1889 में कहा था। ठीक है, और मिस्टर साहब का भाई फ्रेडरिक मिशर ने क्या कहा कि 1869 में खोज किया, और किस में खोज किया, मेवाद कोशिका में यानी पस सेल में किया, और इसका नाम न्यूक्लियन रखा। तो पहले आप फटाफट तेजी के साथ एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे कहानी में बताता हूँ झटाक से। ठीक है, फटाफट ले उसकी शॉट तुरंत। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, चले आगे, चलो देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट पे। पहले बता दें आपको अब क्या करना, आप डीएनए कुछ परिचय पढ़ लेते हैं, डीएनए क्या है, कैसे क्यों है, काम करता है। ठीक है, अब डीएनए थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं भैया। डीएनए तो बोलेंगे डीएनए एक लंबा बहुलक है। डीएनए क्या भाई, लंबा का बहुलक है। ठीक है, अगला पॉइंट बताएंगे कि डीएनए की लंबाई इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करती है। ठीक भैया, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देख भाई, एक होता है पेंटोज शर्करा जिसे हम बोलते हैं शुगर, ठीक है शर्करा, और प्लस नाइट्रोजन क्षार जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नाइट्रोजनी बेस, प्लस फास्फोरिक अम्ल या क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, आर्थोफॉस्फेट। जब पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह ये आपस में जुड़ जाते हैं तब जाके निर्माण होता है एक न्यूक्लियोटाइड, एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या, इसकी डिटेल बात करेंगे हम आगे। तो पहले मेन मुद्दा हमारा है डीएनए, फोकस करते हैं, डीएनए पढ़ते हैं, फिर मैं न्यूक्लियोटाइड को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जितना न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा उतना ही उस डीएनए की लंबाई बढ़ती ही जाएगी। चलो देखते हैं अगले। आप एग्जाम्पल तौर बता दूं, जैसे
कैसे भी जैसे। तो जैसे मैं बात कर लूँ तो थोड़ा सा ध्यान सुनो, थोड़ा सा, कि जैसे भैया इस जीवाणु का नाम क्या है, फाई गुणे 174, इसका सिंबल नाम है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी, भौजी ना बोला, भौजी अलग है, भोजपुरी में भौजी ना बोल दिया, जीवाणु भोजी, भोजी। तो जीवाणु भोजी इसे बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ओके, तो फाई गुणे 174 जीवाणु भोजी में 5386 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितना बबुआ, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते भैया, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब इतने न्यूक्लियोटाइड, इसकी लंबाई कितनी होगी। अरे सपोज दैट, सुनो मेरे लालो, ये है एक छोटा सा, मान लो एक छोटा सा कमरा है, मैं इसके ऊपर एक कमरा और बना दूंगा, 2 तल्ला हो गया, 2 मंजिला हो गया, या डबल फ्लोर का हो गया, एक और बना दिया ट्रिपल फ्लोर का हो गया, एक और बना दिया, ये देखो 1 2 3, तो जितना ऊपर बनाते जाएंगे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, जितने कमरे बनाते जाएंगे उतनी इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जितने कमरे उसके ऊपर हम बनाते जाएंगे लंबाई बढ़ती जाएगी। तभी तो बुर्ज खलीफा इतना लंबा सुर है, उसके ऊपर कमरे बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए, ऊंचा हो चला गया। ऐसे जितना ही न्यूक्लियोटाइड से मिलता जाएगा इसकी लंबाई बढ़ती 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 चली जाएगी। और एग्जाम्पल देख लो भाई, ले लो और एग्जाम्पल ले लो भैया, एक और ले लो, और ले लो एग्जाम्पल रखी, लैम्डा। लैम्डा, ये लैम्डा लिख कौन भैया, अच्छा मैं लिख रहा हिंदी में, लैम्डा कौन भैया, लैम्डा। लैम्डा जीवाणु भोजी में, लैम्डा जीवाणु भोजी, लैम्डा जीवाणु भोजी, ये क्या है, एक वायरस है, एक विषाणु है। लैम्डा जीवाणु भोजी में क्या होता है भैया, 48,502, 48,502, 48,502 क्षार युग्म होते हैं, क्षार युग्म होते हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा आगे। क्षार युग्म होते हैं। अब इसकी लंबाई और हो गई भैया, बताओ इसमें 5,386 था, लेकिन इसमें कितना, 48,502 है। अरे रुको, अभी और सुनो, रुको तो जरा सा, काहे लिए परेशान हो, ध्यान दो, आगे देखो। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं मान लेता एक जीवाणु है जिसका नाम है कोलाई। कोली मत पढ़े, कोलाई, इसका पूरा नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। ये जीवाणु जो है कोलाई जीवाणु, कोलाई जीवाणु में 4.6 × 10⁻6 क्षार युग्म होते हैं। ले, क्षार युग्म होते हैं। अब सोचो भाई, ये कितना लंबा होगा फिर। अब बताओ इसका डीएनए कितना लंबा होगा भैया, बहुत लंबा होगा। इन दोनों की अपेक्षा बहुत लंबा होगा, इसकी अपेक्षा इससे ज़्यादा लंबा तो यही वाला है, इससे लंबा दूसरा ये वाला है। और सुनो, अभी रुको तो जरा से, तथा मनुष्य मतलब हम और आप, मनुष्य के आगुणित किसमें भैया, आगुणित डीएनए अणु में, आगुणित मतलब आधा, हम लोग का ट्विन होते हैं ना भैया, आगुणित डीएनए अणु में, आगुणित मतलब आधा, गुणसूत्र का भैया आधा, आगुणित अणु में कितना मिलता है पता है आपको, इसको आपको हमेशा याद रखना है, 3.3 × 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं, क्षार युग्म होते हैं।
क्या होते हैं भैया, क्षार युग्म होते हैं। कितने क्षार युग्म होते हैं हमारे अगुणित डीएनए अणु में, तो बोल सकते हैं कितना भैया, 3.3 गुणे 10⁻9 क्षार युग्म। इतने सारे। आप बताओ कितना डीएनए लंबा करे भैया, हमारे अंदर कितना गुणसूत्र होता है हमारे अंदर, आपको पता है 40 होता 46। अब एक बनेगा 2n तो हो जाएगा 23 जोड़ी। अब भैया आगुणित मतलब आधा, आगुणित भैया द्विगुणित की बात कर देंगे तो भैया 6.6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आगुणित डीएनए सेट में कितना सारा हो गया, ले अब इससे ज़्यादा तो हमारा डीएनए हो गया। लो भैया, हमसे कोई पंगा लेगा का, देखो इससे ज़्यादा हमारे अंदर है ना न्यूक्लियोटाइड्स। भैया इस ई कोलाई कहाँ हुआ, ई कोलाई आए, देखो मिल गया। ई कोलाई जीवाणु से ज़्यादा डीएनए आगुणित जो हमारा आगुणित डीएनए अणु है उसी में हमारे अंदर है न्यूक्लियोटाइड्स। इतना सारा न्यूक्लियोटाइड्स हमारे आगुणित सेट में पाया जाता है। और इससे दूसरा इसके यहाँ पे देखो किसमें था ये 574 जीवाणु भोजी में कितना होता है 5386। और ऐसे लैम्डा जीवाणु भोजी में कितना होता है भैया 48502। ई कोलाई जीवाणु में कितना था 4.6 × 10⁻6 क्षार युग्म होते हैं। अब सोचो ऐसे बढ़ते बढ़ते जितना न्यूक्लियोटाइड्स इसमें है ये थोड़ा छोटा रहेगा डीएनए अणु, ये डीएनए अणु थोड़ा बड़ा रहेगा, ये डीएनए अणु उससे बड़ा रहेगा, ये डीएनए और बड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये होता है भैया। ये कुछ मोटी मोटी पॉइंट हो गए। अब हमें पढ़ना ये है डीएनए के प्रमुख 3 घटक, ये 5 है, 3 घटक होते हैं। कितने बच्चा लोग, 3 घटक होते हैं बबुआ। कितने डीएनए के 3 घटक होते हैं। ठीक है, तो 3 घटक कौन कौन है भैया, सुन लो जरा सा, मैं बता दे रहा हूं, सुनो। डीएनए के प्रमुख 3 घटक होते हैं। कितने बच्चा लोग, 3 घटक होते हैं। डीएनए के प्रमुख 3 घटक होते हैं। कितने घटक बच्चे लोग, 3 घटक होते हैं। अभी कंफ्यूज ना, अभी क्षार युग्म में क्या बताऊंगा, क्षार युग्म बताऊंगा, न्यूक्लियोटाइड्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सब्र रखो, सब्र, पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। ओके, बस इसको थोड़ा समझ लो बस। डीएनए के प्रमुख 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा घटक होता है भैया, तो बता दूं। पहला घटक जो है वो क्या है, पहला घटक है, मैं बता रहा हूं आपको, पहला घटक है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, या इसे हम बोल सकते हैं आर्थोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे भैया, आर्थोफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला होगा H3PO4, आर्थोफॉस्फेट। जो दूसरा घटक हमारा है, दूसरा घटक, ये पहला घटक है, दूसरा घटक मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। जो दूसरा घटक है उसका नाम है नाइट्रोजनी क्षार। पेंटोस शर्करा मान लो, पेंटोस शर्करा लेते हैं। कौन है भैया, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर। और तीसरा जो होता है, तीसरा हमारा जो घटक है, तीसरा वाला, पहला घटक था फास्फोरिक अम्ल यानी कि आर्थोफॉस्फेट, और दूसरा था पेंटोस शर्करा जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। ठीक है, पेंटोस शर्करा फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5। और अगला जो है हमें नंबर 3 घटक, इसका नाम है नाइट्रोजन क्षार। इससे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NB, क्योंकि नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मोटे मोटे पॉइंट। अब आपको मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले आप बहुत अच्छे से प्यारा प्यारा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, ये भी थोड़ा लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा बस अच्छा रहेगा, बस टॉपिक को ध्यान। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको एकदम ध्यान से, यदि इस टॉपिक को आप
थोड़ा सा भी स्किप करते हैं या आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो ये टॉपिक के चैप्टर समझ नहीं आएगा। थोड़ा मुश्किल है, टफ है, लेकिन आसान कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बस टॉपिक को ध्यान से सीरियल से एक साथ मेरे साथ पढ़ते चलिएगा, ठीक है। बहुत कठिन नहीं, आसान है, ठीक है। बस टॉपिक को ध्यान से एक सीरियल के साथ 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 पढ़ते चलिएगा। अगर आप बीच में गैप होते हैं या एब्सेंट होते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं भाई, तो टॉपिक समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके आगे वाले टॉपिक में मैं ये बताऊंगा फास्फोरिक अम्ल क्या है, पेंटोज शर्करा क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेगा, सिर्फ बज ही नहीं रही है, कैसे बनेगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट तुरंत तत्काल।